तो कल हम लोग डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर से रिलेटेड काम कर रहे थे, तो उसी काम को हम लोग अभी कंटिन्यू करते हैं। तो न्यूमेरिकल्स कल कुछ मैंने ऑलरेडी करवा चुकी हूँ, आज उसके आगे का पार्ट हम लोग देखेंगे। तो पहले छोटे छोटे प्यारे प्यारे न्यूमेरिकल्स, ठीक है, बस फॉर्मूलेज तुम्हें याद होने चाहिए, है ना। फिजिकल केमिस्ट्री की यही खास बात होती है, फॉर्मूलेज याद हैं, थोड़ा बहुत ब्रेन अगर भगवान ने दिया है तो न्यूमेरिकल निकल जाता है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ये खास बात होती है कि जितना भी पढ़ा है वो सारे कंसेप्ट एकदम हिस्ट्री के जैसे याद होने चाहिए, और ब्रेन तो उसमें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए रहता है, और प्रेजेंस ऑफ माइंड। तो अभी जैसे कि तुम लोगों को एक कंटेनर दिया है, कंटेनर में CH4 और SO3 ये दोनों मौजूद हैं। इन दोनों का आपको रेशियो दिया है 3:5 वेट बाय वेट, यानी कि क्वेश्चन वाला आपसे ये कहना चाह रहा है कि वेट ऑफ CH4 अपॉन में वेट ऑफ SO3, ये आपको चीज़ कितनी दी है 3/5। अच्छा, और आपको क्या कैलकुलेट करना है, पार्शियल प्रेशर उन दोनों गैसेस का कैलकुलेट करना है। पार्शियल प्रेशर ये वर्ड सुनते बराबर तुरंत तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, ठीक है। जैसे अभी आप पर्टिकुलरली ये चैप्टर पढ़ रहे हो, है ना, आप पर्टिकुलरली अभी ये टॉपिक पढ़ रहे हो, तो ऐसे में क्या होता है, एक स्टूडेंट को ये चीज़ ऑटोमेटिकली पता होती है कि ये क्वेश्चन डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर से पूछा जा रहा है। बट होता ये है कि जब आप बहुत सारे चैप्टर्स पढ़ लेते हो, या फिर मैं ये कहूँ जब आप अपना सिलेबस ख़त्म कर लेते हो, तो बात इस पर आ जाती है कि हम लोग उस पर्टिकुलर चीज़ को रिमाइंड या फिर रिकॉल नहीं कर पाते हैं कि वो वाली चीज़ किस चैप्टर से आई है। तो जो पार्शियल प्रेशर वर्ड है ये आपको दो ही जगह देखने को मिलेगा, या तो सॉल्यूशन एंड कोलोगेटिव प्रॉपर्टीज, ये हम लोग जो चैप्टर पढ़ेंगे, इसके बाद हम लोग सरफेस केमिस्ट्री पढ़ेंगे और फिर सॉल्यूशन एंड कोलोगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, या तो आपको इस चैप्टर में देखने को मिलेगा या तो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर में देखने को मिलेगा। तो ऐसे में आपके दिमाग में आना चाहिए, ठीक है, ओके। और अगर ये चीज सॉल्यूशन एंड कोलोगेटिव प्रॉपर्टीज की है तो वहां पे कुछ लिक्विड्स भी इन्वॉल्व होंगे, ठीक है। और अभी यहाँ पे फिलहाल कोई लिक्विड के बारे में जिक्र नहीं किया गया है, ये क्वेश्चन प्योरली गैस का है, इसका मतलब ये डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर का है। इस तरीके से तुम्हें अपनी जजमेंट करनी होगी फाइनल डे। तो पार्शियल प्रेशर वाले क्वेश्चन में रिकॉल करिए कौन कौन से फॉर्मूलेज आपको बताए गए थे, सब रिकॉल हो गया, ओके। लेकिन उन सारे फॉर्मूलोज के अलावा एक कंसेप्ट जो वहां पे बहुत कूट कूट के मैंने कहा था, याद रखना, ये आपको हो सकता है आगे कभी किसी बड़े कैलकुलेशन से बचा सकता है, और वो वही पार्ट हम लोग अभी डिस्कस करने जा रहे हैं। और क्या है वो, कि आप लोगों का अगर ऐसे मान लेते हैं दो गैसेस है A और B, उन दोनों गैसेस का मोल्स का रेशियो आपको लेट से दिया है, तो वही सेम मोल्स का रेशियो उनके मोल फ्रैक्शन के रेशियो भी होता है, और वही सेम चीज़ उन लोगों के पार्शियल प्रेशर का भी रेशियो होता है। ये चीज़ उसे मैंने बताई थी, हाँ। यानी कि अगर आपको लेट से ये चीज़ अगर आपको क्वेश्चन में कैलकुलेट करने को दी गई है, तो इसका मतलब एटलीस्ट इन दोनों में से आपको क्या होना चाहिए, कोई एक क्वांटिटी आपकी क्या होनी चाहिए, गिवन होनी चाहिए, या फिर आप उसको क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन दी है उस इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग आप निकाल लो। तो एक इंसान को ऑप्शन दिया जाए कि तू मोल फ्रैक्शन का रेशियो निकालेगा कि मोल्स का, तो कोई भी प्रेफर करेगा मोल्स का, या मोल फ्रैक्शन में निकाल लो, क्या चला जाता है, दोनों में से ही आपका आंसर सेम ही आना है। तो अभी आपको लेकिन रेशियो तो वेट का दिया है, अब वेट से हम मोल्स में कैसे जाएंगे, तो ध्यान रखिए आपको यहाँ पर वेट दिया हुआ है और गैसेस के नाम दिए हुए हैं, ठीक है। अगर गैसेस के नाम नहीं देता तो दिक्कत आ जाती मोलर मास की, राइट। अभी जैसे CH4 है तो हमें पता है कि CH4 का मोलर मास होगा 16, और अगर आपको SO3 दिया हुआ है तो SO3 का मोलर मास कितना हो जाएगा 48 + 32 यानी कि 80, ठीक है, कितना हो जाएगा 80 बराबर। अगर यहाँ पे गैसेस A B X Y ऐसे देता तो फिर आप मोलर मास कैसे निकालते, या तो मोलर मास दिया होता या तो फिर आपको फिर मोलर मास के टर्म्स में ही आंसर निकालना पड़ता, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे बताओ, अगर ये जो वेट है, ये वाला जो मेरे पास पार्ट है, इसमें अगर मैं वेट ऑफ CH4 को डिवाइड कर दूँ उसके मोलर मास से, है ना, अच्छा, और जो मेरे पास वेट ऑफ SO3 दिया है उसको मैं डिवाइड कर दूँ SO3 के मोलर मास से, तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा 3।
अपॉन उसका मोलर मास यानी कि बोलो कितना 16 अपॉन में ये कितना हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाय SO3 का मोलर मास बोलो कितना आप लोगों का 80। बस ये वाली चीज़ क्या कहलाएगी, ये मोल्स कहलाएगी CH4 के, ये क्या कहलाएगा मोल्स कहलाएगा SO3 का। तो कैलकुलेशंस कर लीजिए कितना आता है 16 1 जा 16 5 जा 5 1 जा 5 5 जा, फाइनल आंसर वुड बी व्हाट 3/1। बस खत्म। यही सेम रेशो अभी किसका होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ CH4 अपॉन में पार्शियल प्रेशर ऑफ SO3 का। ठीक है, खत्म हो गया हमारा सवाल, इतना सही था। ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट वाले सवाल में। यहाँ पे आपको कहा गया है कि आपके पास दो गैसेस है, एक का नाम है A और दूसरे का नाम है B। इनको आपने कंटेनर में मिक्स करके रखा है सच दैट आपको टोटल प्रेशर दिया हुआ है और उनमें से एक गैस का आपको क्या दिया है, पार्शियल प्रेशर दिया है और आपको दूसरी गैस का पार्शियल प्रेशर निकालना है और आपको दोनों ही गैस के मोल फ्रैक्शन निकालने हैं। तो मोल फ्रैक्शन का और पार्शियल प्रेशर का हम जानते हैं बहुत ही प्यारा सा एक रिलेशनशिप होता है, बोलो क्या, कि किसी भी गैस का जो पार्शियल प्रेशर होता है, ठीक है, जैसे पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस A इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस A और मल्टीप्लाई बाय बोलो क्या, टोटल प्रेशर। तो अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि मुझे पार्शियल प्रेशर A का पता है, ठीक है, कितना दिया हुआ है 240, तो यहाँ पे आ जाएगा 240 इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ A इंटू में टोटल प्रेशर यानी कि कितना 600। तो कैलकुलेशन कर लोगे तो 6 4 और 6 10 और यहाँ से इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें तो ये चीज़ आ जाएगी 2/5। ये मोल फ्रैक्शन मेरे पास A का आया। अब मोल फ्रैक्शन में B का कैसे निकालूं, तो याद करो जब आपको पहला चैप्टर सिखाए थे तो उस पहले चैप्टर को सिखाते वक्त आपको बताया गया था कि अगर मान लेते हैं आपके कंटेनर में 3 पार्टिकल्स हैं तो तीनों पार्टिकल्स का कुछ ना कुछ मोल फ्रैक्शन होगा, लेकिन अगर आपके पास 4 पार्टिकल्स हैं तो चारों पार्टिकल्स का कुछ ना कुछ मोल फ्रैक्शन होगा। लेकिन ये एक बात हमेशा याद रखना, मोल फ्रैक्शन की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है कि जितने भी पार्टिकल्स हो समेशन ऑफ n पार्टिकल्स का मोल फ्रैक्शन हमेशा कितना आता है 1। 1 को वो कभी भी एक्सीड नहीं करता है ना। प्रोबेबिलिटी कभी 1 से बड़ी होती है क्या, नहीं होती ना, मैक्सिमम वैल्यू वही होती है। तो वैसे यहाँ पे मोल फ्रैक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है 1, यानी कि आई कैन राइट कि मोल फ्रैक्शन ऑफ A प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ B इक्वल्स टू कितना 1। A का मोल फ्रैक्शन 2/5 दिया हुआ है तो डेफिनेटली B का मोल फ्रैक्शन कितना आ जाएगा 3/5। ये आ गया हम लोगों का आंसर। ठीक है, अब पूछा है तुमसे पार्शियल प्रेशर किसका निकालना है, B का पार्शियल प्रेशर निकालना है। कैसे निकालोगे B का पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ऑफ B इक्वल्स टू कितना मोल फ्रैक्शन ऑफ B मल्टीप्लाई बाय टोटल प्रेशर यानी कि 600। तो ये हो जाना है 5 1 2 यानी कि कितना बताइए, ये आ जाएगा 360 mm ऑफ Hg। ये आ गया आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ B। आपने ऐसे पार्शियल प्रेशर निकाला, आप चाहो तो इसको ऐसे भी निकाल सकते थे। इसका ऑल्टरनेट तरीका ये था कि आप टोटल प्रेशर इज इक्वल्स टू क्या कर लेते, पार्शियल प्रेशर ऑफ A प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ B। यू कैन यूज दिस ऑल्सो, अगर मतलब ये ऑल्टरनेट ऑप्शन है। ठीक है, अगर आपको पसंद नहीं आ रहा है कि वो पार्शियल प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के थ्रू मैं जाता तो आप इस तरीके से भी निकाल सकते थे कि अच्छा हाँ हम लोगों का जो B है उस B का पार्शियल प्रेशर इतना है। ठीक है, याद रखना। अच्छा, अब कई लोगों को ऐसा लगता है कि सिर्फ 2 लोगों के मोल फ्रैक्शन के एडिशन को हम 1 कहते हैं, ऐसा नहीं है। सिस्टम में अगर 3 गैसेस मौजूद है तो तीनों का एडिशन 1 होता है, 2 का एडिशन कभी 1 नहीं होगा। वो डिपेंड कि सिस्टम में कितनी गैसेस मौजूद है। ठीक है, ओके। अभी नेक्स्ट सवाल, ये सवाल एक बहुत ही सिंपल सवाल है, जैसे तुम खुद पढ़ो। इसमें क्या है बताओ पूछने लायक, कुछ भी नहीं। आपको N2O2 और CO2 ये 3 गैसेस दी हुई हैं और तीनों के आपको पार्शियल प्रेशर दिए हुए हैं। एक का दिया है 38 सेंटीमीटर ऑफ Hg, एक का दिया है 190 टॉर और एक का दिया है 0.5 ATM। और बेसिकली आपको वो ये पूछ रहा है कि टोटल प्रेशर आप कैलकुलेट करो सेम टेम्परेचर पे। तो मैं ऑलरेडी तुमको बता चुकी हूँ जिस दिन हम लोग ये पढ़ रहे थे, आपका टॉपिक कौन सा, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, की डाल्टन्स लॉ के सवालों में टेम्परेचर वैसे भी कांस्टेंट ही होता है ना। जो हमने रिलेशनशिप डिराइव किया है PV इक्वल्स टू N, सॉरी क्या नाम है, P टोटल इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ A प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ B, वो रिलेशनशिप वैलिड ही तभी है जब आपके पास कांस्टेंट टेम्परेचर हो। तो चाहे बोला गया हो या चाहे बोला ना गया हो, टेम्परेचर तो देखो कांस्टेंट ही रहेगा, ये एक फैक्ट है। ठीक है, अच्छा
अब आते हैं हम लोग यहाँ पर कि इस क्वेश्चन में ऐसा क्या खास है। कुछ नहीं है, आपको टोटल प्रेशर निकालना है। आप पार्शियल प्रेशर N2 का ले लो प्लस पार्शियल प्रेशर O2 का ले लो प्लस पार्शियल प्रेशर किसका, CO2 का ले लो। तीनों के पार्शियल प्रेशर को ऐड कर दो। यही तो सीखे हैं हम डाल्टन्स लॉ में। बट द पॉइंट इज कि इतना आसान सवाल यहाँ क्यों दिया है। यहाँ पे आसान सवाल इसलिए दिया है कि एक चेक करने के लिए कि एक स्टूडेंट को यूनिट कन्वर्जन्स आते हैं कि नहीं आते। आपको यूनिट कन्वर्जन्स आते हैं कि नहीं आते। मैंने ग्रुप में कुछ दिनों पहले शेयर किया था प्रेशर से रिलेटेड यूनिट कन्वर्जन्स, है ना, तो ये उसकी हेल्प लो। जैसे कि आपको दिया हुआ है पार्शियल प्रेशर ऑफ किसका, N2 का कितना, 38 सेंटीमीटर ऑफ Hg। अब मैं चाहती हूँ कि इसको मैं कन्वर्ट कर लूँ ATM में। डिपेंड कि आपके पास ऑप्शन में क्या दिया है, लेकिन ऑप्शन नहीं है, मान लेते हैं सब्जेक्टिव सवाल है, तो ATM में ही कन्वर्ट करो, दैट वुड बी मच बेटर ऑप्शन, क्योंकि जनरली चीज़ें ATM में ही एक्सप्रेस की जाती हैं। अब मुझे ATM में जाना है, मैं कैसे करूँगी, तो आपको उसके लिए याद होना चाहिए कि जो आप लोगों का 1 ATM होता है वो 760 mm ऑफ Hg के बराबर होता है और सेंटीमीटर में 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg के बराबर होता है। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे एक स्टूडेंट से मिस्टेक क्या होती है, मेरे से भी हुई है ये मिस्टेक 11th और 12th स्टैंडर्ड में एक दो बार, कि 38 को मैंने डिवाइड कर दिया था 760 से। क्यों? क्योंकि हमारे मुंह जबानी हमें रटा हुआ रहता है ना कि 760 से डिवाइड करते हैं mm ऑफ Hg। कभी हमारे दिमाग में ये नहीं आता है कि अच्छा यहाँ तो सेंटीमीटर है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे अपन को सेंटीमीटर से डिवाइड करना है, तो ये आंसर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ATM में। दैट वुड बी 1/2 यानी कि कितना, 0.5 ATM। एक ऑलरेडी ATM में दिया हुआ है और दूसरा मैंने ATM में निकाल लिया। अब आ जाते हैं दूसरी गैस पे। पार्शियल प्रेशर किसका, दूसरी गैस कौन सी है, O2। अच्छा, इसका पार्शियल प्रेशर आपको किस में दिया हुआ है और कितना दिया हुआ है, ये 190 टॉर दिया है। टॉर भी आपके प्रेशर को मेजर करने की क्या होती है, एक यूनिट होती है। अच्छा, तो टॉर को लेकर क्या कहना है, कुछ नहीं कहना है। आप लोगों का जो एक ATM होता है, एक ATM 760 टॉर के बराबर होता है। ठीक है, एक ATM कितने टॉर के बराबर होता है, 760। यानी कि अगर मैं चाहती हूं कि इस 190 टॉर को मैं कन्वर्ट कर दूं, तो मुझे इसको कितने से डिवाइड करना होगा, 760 से डिवाइड करना होगा। कितना हो जाएगा, 1/4। 1/4 इक्वल टू हाउ मेनी डेसिमल वैल्यू, 0.25। अब तुम्हें सब ATM में पता है, तो डोंट यू थिंक तुम इस आंसर को अब यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो बहुत ही इजीली। बस यहाँ पे सिंपली वैल्यू पुट कर दो। नाइट्रोजन का 0.5 और आप लोगों का ये जो O2 है इसका 0.25 और जो आपको ऑलरेडी एक दिया हुआ था 0.5, सो फाइनल आंसर वुड बी 1.25 ATM। ठीक है, तो आपको कन्वर्जन्स आते हैं कि नहीं आते हैं, ये इस बात के लिए होता है। ठीक है, कि आपको कन्वर्जन्स आते हैं कि नहीं आते। यूजुअली एक स्टूडेंट को MM वाले, सेंटीमीटर वाले कन्वर्जन्स, टॉर वाले कन्वर्जन्स याद होते हैं, बट एक स्टूडेंट को जो चीज़ याद नहीं होती और जो ज़्यादातर एक्चुअली हम लोग यूज़ करते नहीं है, हाँ बट थर्मोडायनेमिक्स में उसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ करेंगे, वो ये आप लोगों का कि एक ATM जो होता है वो 1.01325 बार के बराबर होता है। बार वाला जो पॉइंट होता है ना, वो यूजुअली हम लोग क्या कर देते हैं, भूल जाते हैं। ठीक है, बार वाली चीज़ आपको नहीं भूलनी है, बार वाली चीज़ें बच्चा भूल जाता है, और ये सब तो क्योंकि 760 76 उसी के टर्म्स में, तो हमको ये यूजुअली याद रह जाता है। ठीक है, बस डन। चलो अब आते हैं नेक्स्ट सवाल में। अब तुम्हें कल की क्लास में तुम्हें याद होगा, चलो कल की क्लास छोड़ो, जो हमने डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर जिस दिन पढ़े थे उस दिन की क्लास में आओ। उस दिन क्या सिखाए थे, आपको 2 कंसेप्ट सिखाए थे। अगर एक कंटेनर में पहले से गैसेस मौजूद हैं तो P टोटल किसके बराबर होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच गैसेस के एडिशन के बराबर। अगर सेकेंड केस क्या बताए थे कि गैसेस पहले से मिक्स नहीं होती हैं, वो या तो किसी पार्टीशन के वाया एक दूसरे से सेपरेट आउट होती हैं, या एक वॉल्व के वाया या स्टॉपकॉक के वाया एक दूसरे से सेपरेट आउट होती हैं। जब आप वॉल्व हटाते हो या जब आप स्टॉपकॉक हटाते हो, वो गैसेस आपस में मिक्स हो जाती हैं, है ना। ओके, तो एक ये वाला कंसेप्ट सिखाए थे, और इस कंसेप्ट में अगर आपको डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर लगाना है, कौन सा वाला, कि मिक्सिंग आप खुद करा रहे हो, पहले से मिक्स करके नहीं दिया है, आप मिक्स करा रहे हो, या आपके सामने चीजें मिक्स हो रही हैं। ठीक है, आपके सामने मिक्सिंग हो रही है, आपके सामने मिक्सिंग हो रही है, या फिर मैं ये कहूँ कि आपको क्या दिया हुआ है, पार्टीशन वाला सवाल दिया है,
या फिर मैं ये कहूँ स्टॉपकॉक वाला सवाल दिया है, और ऐसी कंडीशन में अगर तुमको कोई ये कहे कि डाल्टन्स लॉ लगाना है, तो ऐसी कंडीशन के लिए डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर ये नहीं होता है कि पी टोटल इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस का एडिशन। तब आपका कंसेप्ट बदल जाता है। बोलो क्या हो जाता है? टोटल प्रेशर मल्टीप्लाई बाय टोटल वॉल्यूम इक्वल्स टू कितना? P1 V1 प्लस P2 V2, जितने भी गैसेस दिए हो डॉट 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 डॉट, है ना। अगर n गैसेस दिए हैं तो हम n के लिए डिफाइन कर लेते हैं Pn Vn तक। याद आ रहा है? बिल्कुल, ये कंसेप्ट आपको यूज करना होता है। और यहाँ पे भी एग्जैक्टली हम यही कंसेप्ट यूज करेंगे। क्यों? सबसे पहले तो टोटल प्रेशर निकालने को कहा है। दूसरी बात, यहाँ पे आप गैसेस को उनके बैरियर्स यानी कि ये पार्टीशंस के वाया आपने उनको क्या करके रखा है? सेपरेट आउट करके रखा है। तो फॉर्मूला तो ये लगेगा, जहाँ पे ये एंटाइटी क्या कहलाएगी? P1, ये कहलाएगी V1, ये P2। अच्छा मैंने उल्टा लिख दिया, मैंने 2 लीटर को P1 लिख दिया, ठीक कर लो उसको, ठीक है। आदत है ना, मतलब पहले उसको लिखने की। तो ये V2, ये हो गया आपका P2, ये हो गया V3 और ये हो गया P3। बस इस फॉर्मूले में आपको पुट करना है। आगे आपके पास टोटल प्रेशर, चलो पुट करके तुम्हें दिखा देते हैं कि किस तरीके से आता है। तो कितना हो जाएगा बताओ आप लोगों का? P1 V1 2 लीटर। अच्छा हाँ, यूनिट्स का ध्यान रख लेना, या तो सभी एटीएम में होनी चाहिए, मतलब कोई भी प्रेशर की यूनिट हो, बट होनी चाहिए तीनों की सेम। तुम खुद समझो ना, यूनिट्स 2 की सेम है, 1 की अलग है, तो वैसे भी इलॉजिकल है या अनएथिकल है। तो यूनिट सेम होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि एटीएम ही होना चाहिए, यूनिट सेम होनी चाहिए बस, ठीक है। 2 लीटर मल्टीप्लाई बाय 1.5 दैट वुड बी 3 प्लस P2 V2 यानी कि 4 लीटर मल्टीप्लाई बाय 2.5, वो लो कितना हो जाएगा? ये हो जाना है आप लोगों का 10 प्लस 1 इंटू 1 1। PT आपको निकालना है, VT आपको बताना है। अब ध्यान से ऐड करना वॉल्यूम, ठीक है। अच्छा वॉल्यूम कितना है देखो, चेक करो, 2 4 और ये 1, यानी कि कितना हो गया? 7। सो दैट वुड बी 7। तो यहाँ से PT कितना आ जाएगा? 14/7, दैट इज PT इज इक्वल्स टू कितना? 2 ATM। क्या ये सवाल आप लोगों को ऐसा नहीं लगता कि कुछ ज़्यादा ही ईजी था? बिल्कुल एकदम ईजी था, बट ये उस इंसान को ईजी लगेगा जिस इंसान को डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर से इतना ही याद ना हो कि PT इक्वल टू सारी गैसेस जो जो मौजूद है उनका पार्शियल प्रेशर। अगर एक स्टूडेंट को सिर्फ इतना याद है, मान लेते सिर्फ उसको इतना याद है, तो पता है एक ऑप्शन, अगर आप कोई एंट्रेंस एग्जाम दोगे या कोई एग्जाम दोगे, तो एक ऑप्शन ये भी रहेगा कि आपको वहां पे जो 1.5, 2.5 और 1 दिया है, इन चारों का एडिशन दैट इज इक्वल टू आपका 5 ATM। ये भी एक ऑप्शन रहेगा उन महान प्राणियों के लिए जिन्होंने ये रट्टा मार के रखा है कि पार्शियल प्रेशर का एडिशन कर दो, तो बस उसी को डाल्टन्स लॉ कहते हैं। वो ये सोचते ही नहीं है कि मिक्सिंग हो रही है, कि मिक्सिंग पहले से करके दी हुई है गैसेस की, समझ रहे हो। तो जब भी आप प्रेशर वाले क्वेश्चंस को करो या कोई भी क्वेश्चन करो जिसमें आपको पता है कि कुछ मिक्सिंग इन्वॉल्व है, क्योंकि याद करिए आयोनिक इक्विलिब्रियम के जिस वक्त हम न्यूमेरिकल्स कर रहे थे, मैं तो भूल गई हूँ अब आयोनिक इक्विलिब्रियम, तुम्हारा काम है उसको कंटिन्यूअसली रिवाइज करते रहना। तो जब आयोनिक इक्विलिब्रियम तुम्हें पढ़ाए थे, तो उस आयोनिक इक्विलिब्रियम को पढ़ाते वक्त वहां पे भी मिक्सिंग वाले सवाल आए थे कि दोनों एसिड्स पहले से मिक्स है या फिर आप उन्हें मिक्स कर रहे हो। क्योंकि अगर मान लेते दोनों एसिड्स पहले से मिक्स है, तो दोनों ही एसिड्स के लिए वही सेम वॉल्यूम, कंटेनर का जो है वही वॉल्यूम अपन यूज करते हैं मिक्स वाला। बट अगर दोनों का अलग है तो वॉल्यूम फिर चेंज हो जाता था, समझ लो। तो ये कंसेप्ट था। कल ऐसा ही एक और सेम टू सेम मैंने न्यूमेरिकल करवाया था, बट वो इससे बेटर था। सेम यही कंसेप्ट था, PT VT इक्वल टू P1 V1 इक्वल टू प्लस P2 V2। याद करो कौन सा न्यूमेरिकल, कि एक सिलेंड्रिकल हमारे पास जार है, उस सिलेंड्रिकल जार के ऊपर हम लोगों ने एक दूसरा जार रख दिया, है ना, या वो सेम टू सेम यही न्यूमेरिकल था। बस फर्क कितना था कि वहां पे अभी फिलहाल आपको जो न्यूमेरिकल दिए हैं इसमें वॉल्यूम ऐड हो रहे हैं, क्योंकि दो कंटेनर्स अलग अलग है। एक कंटेनर दूसरे के कंटेनर के वॉल्यूम को हाइड नहीं कर रहा है, उसमें ये कहते उसको खा नहीं रहा है। लेकिन कल जो वो न्यूमेरिकल दिया था वो बहुत ही स्पेशल न्यूमेरिकल था, क्योंकि जिस इंसान को PT VT वाला कंसेप्ट भी पता है, बट लेकिन उसने अगर बुद्धि का प्रयोग नहीं किया है कि वॉल्यूम वहां सब्ट्रैक्ट होगा ना कि ऐड होगा इस बार, तो ऐसे में वहां गड़बड़ होगी। मतलब उसको तुम अपने अभी तक की पूरी क्लास का स्टार मार्क क्वेश्चन कह सकते हो, ठीक है। सवाल कितना है? 30 सेकेंड्स का। कंसेप्ट कौन सा है? 2 घंटे का। तो ये काम तुम्हें नहीं करना है, तुम्हें टीचर का काम क्या होता है कि तुम्हें कंसेप्ट बता दिए जाए, ठीक है।
और उसको बस तुम्हें अप्लाई करना है याद रखते हुए। अब जरूरी नहीं है कि पेपर में कल जो मैंने सवाल कराया था एग्जैक्टली वैसे ही सेम सवाल आ जाए, चीजें चेंज हो जाती है, मॉडिफाई हो जाती है। किसी भी कोचिंग के मटेरियल को आप उठा लो, कभी भी सेम सवाल तो पेपर में आता नहीं है। हाँ, कुछ बहुत ही फेमस सवाल होते हैं जो बेसिकली रिपीट होते रहते हैं आफ्टर सर्टेन इंटरवल में, बट द पॉइंट इज कि आप लोगों को वो जब कंसेप्ट वहां बताए थे कि वहां पे अपन ने उसको x-20 क्यों लिखा, वो x-20 क्यों आया, 20 क्यों नहीं लिखा, वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है, ताकि फ्यूचर में अगर कल को अगर आपको ऐसा ही कोई सवाल दे, भले डाल्टन्स लॉ का ना दे, कहीं और का कंसेप्ट दे दे जिसमें एक कंटेनर दूसरे कंटेनर के ऊपर जा रहा हो, तो आपको पता होना चाहिए कि ऐसी सिचुएशन में क्या करना है, ठीक है। तो ये था बहुत ही छोटा सा सवाल। कुछ लोगों को ये सवाल देखते बराबर हार्ट अटैक आएगा, रीजन एक तो डायग्राम और रीजन इतना बड़ा सा पैराग्राफ, लेकिन क्या ये वो हार्ट अटैक देने लायक सवाल है क्या? नहीं। इवन अभी मैंने जितने भी सवाल कराए सब एकदम 2 कौड़ी के हैं, इनमें कुछ भी ऐसा खास नहीं है जो तुम्हें हार्ट अटैक दे सके। अब आते हैं अच्छे सवाल। 3 सवाल लिए हैं मैंने, ठीक है, डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर से रिलेटेड। ये तीनों सवाल आपको करने हैं। तो पहले ये वाला सवाल करेंगे, ये इसमें क्योंकि थोड़ी सी मैथ्स इन्वॉल्व है। उसके बाद क्वेश्चन को आप पहले रीड कर लो, गिवन क्या है कैसा है। आपको ये बोल रहा है कि आपको एक ग्राफ बनाना है हीलियम गैस के लिए। देखो, हीलियम गैस के लिए ग्राफ बनाना है भाई, ये तो एक बहाना है। बहाना इन द सेंस बस इतना उसको बताना है कि हीलियम यानी कि मोलर मास बराबर कितना 4। और क्या जानोगे तुम हीलियम से? अगर रियल गैस का क्वेश्चन होता, वैसे तो ये क्वेश्चन आइडियल गैस का है, बट अगर रियल गैस का होता तो फिर अपन सोचते कि अच्छा ए की वैल्यू कितनी होगी, बी की वैल्यू कितनी होगी। तुम लोग अभी रियल गैस पढ़ने के हो, ठीक है, तो आप क्या जानोगे? किसी भी गैस का या किसी भी एलिमेंट का अगर आपको क्वेश्चन में नाम बता दिया जाए तो ज़्यादातर आप उसका क्या कर सकते हो? मोलर मास निकाल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि ग्राफ प्लॉट किया गया है। अच्छा, ग्राफ किसके वर्सेस प्लॉट किया गया है? पीडी वर्सेस पी के बीच में ग्राफ प्लॉट किया है। ग्राफ प्लॉट करने को बेसिकली क्वेश्चन में नहीं बोल रहा है, बट स्टिल हम करते हैं, ठीक है। चलो, ग्राफ भले ही तुम प्लॉट मत करो, बट जो ग्राफ प्लॉट करने की प्रोसेस होती है एटलीस्ट वो तो करो, क्योंकि आपको अभी ये ग्राफ मैंने तो बनाना नहीं सिखाया है ना। हमने अभी तक जितने भी लॉ पढ़े, बोल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गेल-सैक लॉ, जितने भी पढ़े, क्या ये ग्राफ कभी आया क्या वहां पे? ये तो कभी नहीं आया मैडम। ये आप कौन सा ग्राफ पढ़ा दिए फिर? तो ऐसे में ऐसे अननोन चीजें तुम्हें पेपर में मिलती रहेंगी, तो उस वक्त तुम इन अननोन चीजों को कैसे टैकल करोगे वो तुम्हें आना चाहिए। तो यहाँ पे देखो क्या बोला है, आइडियल गैस है ना। अगर आइडियल गैस बोला है यानी कि बात की जा रही है किसकी? पीवी इक्वल्स टू एनआरटी की, बराबर। रियल गैसेस के न्यूमेरिकल्स आपको नहीं मिलने वाले, बात तुम याद रखो, ठीक है। आपको आइडियल गैस ही मिलेगी, ओके, ठीक है। अब बात आती है कि हमको ग्राफ प्लॉट करना है। डी वहां पे दिख रहा है, डी फॉर डंकी, नो, डी फॉर डेंसिटी। अब डेंसिटी कहाँ से लाए? पीवी इक्वल टू एनआरटी में। तो अभी कुछ दिन पहले भी बताया था, आइडियल गैस के ज़माने मतलब मोल कंसेप्ट के ज़माने में बताया था, अभी फिर से बता दे रहे हैं अगर भूल गए हो तो, कि मोल्स को आप लिख सकते हो व्हाट? मास अपॉन में कितना? मोलर मास। यहाँ आ जाएगा आर, यहाँ आ जाएगा टी, ठीक है, ओके। ये चीज़ कितनी हो जानी है? मास के नीचे मैं वॉल्यूम को ले आऊँ तो ये हो जाएगा एमएम मतलब समझ जाना मोलर मास, ठीक है, इक्वल टू डी इंटू आर इंटू टी। ये आ गया, ये बन गया आपका एक्सप्रेशन डेंसिटी के टर्म्स में, ओके। हमें जो ग्राफ प्लॉट करना है उस ग्राफ में हमें करना क्या है? उस ग्राफ में हमें वाई एक्सिस पर पीडी चाहिए, ठीक है, ये हमको वाई एक्सिस पे चाहिए और ये हमें एक्स एक्सिस पर। क्योंकि ये जो वर्सेस वाला फॉर्मेट होता है, इस वर्सेस वाले फॉर्मेट में यूजुअली जो चीज़ें पहले लिखी जाती हैं वो आप लोगों का क्या होती हैं? वाई एक्सिस वाली होती हैं, और जो बाद में लिखी जाती हैं वो कौन होती हैं? आप लोगों का एक्स एक्सिस वाली होती हैं, ठीक है। अच्छा, अब ग्राफ प्लॉट करने के लिए मुझे पी और डी ये दोनों साथ में चाहिए, तो पी और डी में साथ में कैसे लेकर आऊँ? तो देखो, इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। पी इक्वल्स टू लिख देते हैं डी आर टी, अपॉन में लिख देते हैं इसको एमएम यानी कि आप लोगों का मोलर मास। तो जो चीज मुझे एक्स एक्सिस पे प्लॉट करना है यानी कि प्रेशर, वो तो मुझे मिल चुका है, राइट। लेकिन जो चीज मुझे एक और प्लॉट करनी है यानी कि पीडी, वो तो मुझे नहीं मिला, मुझे तो सिर्फ डी फॉर डेंसिटी मिला है। फिर मैं क्या करूं? तो डेंसिटी के साथ आपको प्रेशर लाना पड़ेगा, आपको इंट्रोड्यूस करवाना पड़ेगा, ठीक है। आपको डेंसिटी के साथ प्रेशर क्या करना पड़ेगा? इंट्रोड्यूस करवाना पड़ेगा,
कैसे इंट्रोड्यूस करवाओगे आप डेंसिटी के साथ? एक मिनट, हाँ ठीक है, डेंसिटी के साथ आप प्रेशर कैसे इंट्रोड्यूस करवाओगे? तो कोई बात नहीं, प्रेशर नहीं है तो हम एक काम करते हैं, उसको कुछ इक्वेशन से मल्टीप्लाई करो। हो सकता है इक्वेशन से मल्टीप्लाई करके आप प्रेशर इंट्रोड्यूस करवा लो, है ना? तो चलो कर लेते हैं। देखो कैसे, यहाँ पर मैं इस चीज़ को लिख देती हूँ कि डेंसिटी इक्वल्स टू पी इंटू मॉलिक्यूलर मास अपॉन में आर टी, राइट। अच्छा, डेंसिटी के साथ मुझे क्या चाहिए? प्रेशर चाहिए। तो मैं प्रेशर से राइट साइड भी मल्टीप्लाई कर देती हूँ और मैं प्रेशर से लेफ्ट हैंड साइड भी मल्टीप्लाई कर देती हूँ। अगर आप किसी इक्वेशन में कोई नंबर अगर आप ऐड कर रहे हो तो उतना ही आप सब्ट्रैक्ट भी करते हो ना, उसको बैलेंस करने के लिए। 10वीं कक्षा में कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड पढ़े होगे, या फिर जब आप मैथ्स में इंटीग्रेशन पढ़ते हो अंडर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक वाला, तो उसमें भी आप एडजस्ट करते हो ना होल स्क्वायर बनाने के लिए। बस ये वही चीज़ है ना, अपन भी यहाँ पे एडजस्टमेंट करें। तो ये कितना हो जाएगा? देखो ये हो जाएगा पी डी, राइट हैंड साइड में क्रिएट हो जाएगा पी स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा एम एम अपॉन में आर टी। तो जो चीज़ मुझको क्या कहते हैं वाई एक्सेस पे लेट से प्लॉट करनी है वो तो मुझको मिल गया है। अब देखो मुझे ग्राफ प्लॉट करने को नहीं बोला है, ठीक है, मुझे ग्राफ प्लॉट करने को नहीं बोला है, मुझे सिर्फ ये फॉर्मेट चाहिए था। मुझे सिर्फ और सिर्फ ये क्या चाहिए था? पीडी वाला फॉर्मेट चाहिए था। ये पीडी वाला फॉर्मेट मैंने लेकर आ गई। क्या करूं मैं इस पीडी वाले फॉर्मेट का? क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में लिखा हुआ है डी अपॉन डी पी। वॉट डू यू मीन बाय डी अपॉन डी पी? डोंट यू थिंक इट इज लाइक अ डिफरेंशिएशन? यस, इट इज लाइक अ डिफरेंशिएशन। आपको किसका डिफरेंशिएशन करना है? पीडी का डिफरेंशिएशन करना है, ऐसा वो कह रहा है। सो डिफरेंशिएट योर पीडी, तो डी बाई डी पी, ठीक है, किसका? पीडी का लेफ्ट हैंड साइड। सिमिलरली डी बाई डी पी किसका? आपके पी स्क्वायर। और बाकी मोलर मास वगैरह तो ये सब तो आपके कांस्टेंट है, तो उनको थोड़ी ना हम डिफरेंशिएट करेंगे। तो ये वाली जो क्वांटिटी है, ये वाली क्वांटिटी, इसकी वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन में। कितनी दी हुई है? पढ़ो कि जब आप पी डी का डी बाई डी पी करते हो तो आंसर कितना आता है? 5 आता है। तो बेसिकली ये वैल्यू आपको दी हुई है 5। इसका डिफरेंशिएशन कर लोगे 2p हो जाएगा। मोलर मास 4 है। आर की वैल्यू को मैं 1/12 ले लेती हूँ। टेम्परेचर दिया हुआ है क्या क्वेश्चन में? एट पर्टिकुलर टेम्परेचर, ठीक है, इसमें टेम्परेचर एक्चुअली मेंशन नहीं किया गया है, और बल्कि आपको टेम्परेचर ढूंढना है। सॉरी, माय मिस्टेक। तो यहाँ पे टी ढूंढना है। प्रेशर दिया है क्या? तो हाँ बिल्कुल दिया है। पढ़ो ये क्या लिखा है कि प्रेशर आपको कितना रखना है? 8.21 atm। बस अब वैल्यूज पुट कर दो, सॉल्व कर दो, क्या हो जाएगा? ये 8 पॉइंट कितना आप लोगों का 21, और ये 12 4 कितना हो जाएगा? 48 अपॉन में आ जाएगा टेम्परेचर, है ना। अच्छा, तो यहाँ से टेम्परेचर आ जाएगा 48 इंटू 2 96 इंटू 8.21 अपॉन में 5। कैलकुलेशन कर लेते हैं भैया कैलसी से, फालतू के समय के बर्बाद करूँ मैं अभी अपना? तुम्हें प्लस माइनस सिखाना थोड़ी ना मेरा एम है। 96 मल्टीप्लाई बाय 8.21 जो भी आएगा डिवाइड बाय कर देंगे हम उसको कितने से? आपके 5 से। सो आंसर विल बी 157.6। अरे बाप रे, तो बड़ा ही अजीब टेम्परेचर आ रहा है, ये तो काफ़ी अजीब है। ठीक है, जो भी है जैसा भी है, तो ये आ गया हमारा टेम्परेचर। क्या रहा होगा? केल्विन में रहा होगा। चेक कर लेना, जब भी ऐसी थोड़ी अजीबोगरीब वैल्यूज आती है ना, मुझे काफ़ी डर सा लगता है कि अरे कहीं गलत तो नहीं कर दिया मैंने कोई कैलकुलेशन। वैसे तो नहीं किया है बट स्टिल, ठीक है, ये वाली चीज़। तो ये कैसा रहा? ये ऐसा रहेगा आप लोगों का, है ना। ये इस तरीके का क्वेश्चन है। तो आप लोगों को चीज़ें आनी चाहिए। अब ये चीज़ें कम आएंगी जब आप इस टाइप के सवालों के साथ डील करोगे, या फिर हो सकता है थोड़ा बहुत बुद्धि हो तो अलग बात है, लेकिन ये चीज़ें तभी आती हैं, ठीक है, जब आप इस चीज़ों के साथ क्या करते हो? डील करते हो। और डील करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? खुद पढ़ाई करनी पड़ती है। पढ़ाई नहीं करोगे तो तकलीफ रहेगी। डन। अच्छा, अब बात आती है ग्राफ की। अगर ग्राफ प्लॉट करने को बोला जाता तब क्या करते? तो देखो, अगर मान लेते हैं मैं तुमसे ये कहूं कि इस पी स्क्वायर को, ठीक है, मतलब मैं हिंट दे देती हूँ, मैं बता नहीं रही हूँ, क्योंकि इस टाइप का ऑलरेडी एक ग्राफ हम लोग पुराने लॉज वगैरह में डिराइव कर चुके हैं, जहाँ पैराबोला बनता है। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax या फिर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। ये ग्राफ का नेचर जो भी आएगा वो पैराबोलिक तरीके का आएगा, ठीक है। थोड़ा सा तुम अपने पुराने वीडियो लेक्चर्स को या ग्राफ को नोट्स कॉपी में रिवाइज करना, तुम्हें दिख जाएगा कैसा क्यों, ठीक है, ऐसा आखिर क्यों हुआ है, बराबर। क्योंकि यहाँ पे पी स्क्वायर है। अगर मैं पी स्क्वायर के वर्सेस ग्राफ प्लॉट करूँ तो बात कर रही हूँ, मैं किसके वर्सेस ग्राफ प्लॉट करूँ? पी स्क्वायर के वर्सेस अगर मैं प्लॉट करूँ तो,
ठीक है, आगे चलो। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ये क्वेश्चन मुझे बड़ा पसंद है, देखो कितना बड़ा विशालकायी क्वेश्चन है। कल भी हमने इसी तरीके का एक बड़ा सा विशालकायी क्वेश्चन देखा था, जिसमें बता रहा था कि इथेन और O2 के बीच में रिएक्शन हो रही है, CO2 के बजाय कार्बन मोनोऑक्साइड बन रही है। याद करो, एक विशालकायी क्वेश्चन, बस ये उसी के जैसा विशालकायी, बट है बड़ा ही प्यारा। क्या बोला जा रहा है कि आपके पास एक बलून है जिसके पास, बेचारे के पास इतनी मोल्स एयर थी और इतना उसका प्रेशर इनिशियली था, यानी कि बेसिकली आपको P इनिशियल दिया हुआ है, मतलब P1 कह लेते हैं, चलो इनिशियल वर्ड अगर तुम्हें अच्छा नहीं लगता है तो, है ना, और मोल्स आपको फर्स्ट वाली सिचुएशन के लिए दिए हुए हैं। उस बलून में और हवा भरी जा रही है सच दैट कि प्रेशर को हम इंक्रीज करके 3 atm तक ले गए। अब प्लीज यहाँ पे मेरे वर्ड्स मार्क करना, मेरे वर्ड्स नहीं, क्वेश्चन की स्टेटमेंट मार्क करना। इंक्रीजेस टू 3 atm बोला है। क्या बोला है वहां पे? इंक्रीजेस टू 3 atm, इंक्रीजेस टू 3 atm। इंक्रीजेस टू 3 atm का मतलब होता है पहले जितना भी था लेकिन अब वहां पे 3 atm है। और अगर वहां पे 2, ये जो वर्ड होता है ना T for 2, अगर 2 की जगह वहां पे वर्ड आ जाता बाय, तो इसका मतलब ये होता कि 3 atm से इंक्रीज किया, यानी कि 1 atm था और 3 atm ऐड कर दिए, यानी कि टोटल बराबर कितना हो गया? 4 atm। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा लैंग्वेज है, इस लैंग्वेज को प्लीज फोकस करोगे। इस तरीके की लैंग्वेज आप लोगों को केमिस्ट्री में काफी बार देखने को मिलती है, और कई बार हम लोगों को लैंग्वेज नहीं पता होने की वजह से हमारे सवाल गलत हो जाता है। अगर कहीं पे ऐसा लिखा है इंक्रीजेस या फिर डिक्रीजेस, जो भी वहां पे लिखा हो, ठीक है, इंक्रीजेस है, डिक्रीजेस 2, और जो भी यहाँ पे वैल्यू दी होगी इसका मतलब वही आप लोगों की क्या है? फाइनल वैल्यू है, मतलब उसमें आपको और कोई छेड़छाड़ नहीं करनी। लेकिन अगर पॉइंट नंबर 2 मान लेते, मैंने ऐसा लिख दिया इंक्रीजेस ऑब्लिक, और आपको लिख दिया या फिर डिक्रीजेस, और यहाँ पे लिख दिया बाय, और यहाँ पे समथिंग कोई वैल्यू लिखी है, तो यहाँ पे ये वैल्यू एक्चुअली आपकी फाइनल वैल्यू नहीं है, बल्कि ये आप लोगों का डिफरेंस है कि फाइनल वैल्यू और इनिशियल वैल्यू के बीच का डिफरेंस है। अगर मैं बोलती हूँ ना द कॉस्ट ऑफ नटराज पेंसिल इंक्रीजेस बाय 2 रुपीज, इसका मतलब क्या होता है कि अभी नटराज पेंसिल मान लेते हैं 3 रुपए की आ रही है, आई डोंट नो कितने की आती है, 3 रुपए की आ रही है, तो अब उसकी कॉस्ट 2 रुपए से बढ़ गई, और यानी कि अब कितनी हो गई? 3 + 2 5। तो यानी कि अगर आपको फाइनल वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो फाइनल वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए जो आपको इनिशियल वैल्यू दी गई थी, उस इनिशियल वैल्यू का और आप लोगों को इस डिफरेंस का क्या करना होगा? एडिशन करना होगा। ठीक है, दिस इज द लैंग्वेज। वैसे ही तुम लोगों को जब एक गुजरे जमाने में मैंने मोल कंसेप्ट पढ़ाया था, तो वहां पे भी एक लैंग्वेज बताई थी कि जो अगर ऐसा लिख के आता है कभी ग्राम एटम्स, तो एक स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है कि ग्राम एटम्स बोल रहा है मतलब एटम्स के बारे में बात कर रहा है, बट ऐसी बात नहीं है। चाहे ग्राम एटम लिख कर आए, चाहे ग्राम मॉलिक्यूल लिख कर आए, चाहे ग्राम आयन लिख के आए, कुछ भी ग्राम पार्टिकल्स के नाम पे कुछ भी लिख कर आए, इन सारी ही बातों का एक ही मतलब होता है, दैट इज मोल्स। ठीक है, ये केमिस्ट्री की लैंग्वेज है। और कल हम लोगों ने देखो एक और लैंग्वेज सीखी थी, बताओ क्या लैंग्वेज सीखी थी? हमने क्या सीखा था? टोटल, मैंने बोला था कॉपी में लिख के रखना कहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टोटल प्रेशर एक्सर्टेड, अच्छा फ्रैक्शन, आगे मैं फ्रैक्शन खा गई हूँ, सॉरी, फ्रैक्शन और फिर ऑफ टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस एक्स। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट गैस एक्स अपॉन में बोलो कितना? टोटल प्रेशर। कल इसके जैसा एक न्यूमेरिकल ऑलरेडी हम किए हैं। चलो बैक टू अवर क्वेश्चन, बातचीत बहुत हो गई। क्या है क्वेश्चन में? हाँ, तो इससे हमें ये समझ में आ गया कि टोटल मतलब फाइनल प्रेशर हमारे पास कितना है? 3 atm है। ओके, उस वक्त हमारे पास मोल्स कितने हैं? हमको इस पूरे सवाल को आप रीड कर लो, आपको नहीं दिया है, बल्कि आपको फाइंड करना है। अगर आप रीड करो, पढ़ो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एयर एडेड, आप कितने मोल्स एयर ऐड कर रहे हो ताकि प्रेशर 1 atm से 3 atm चला जाए। अच्छा ठीक है, अब इस पूरे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है और आगे वो पढ़ते हैं। क्या बोल रहा है कि जो इनिशियल डायमीटर है बलून का, वो आपको 1 मीटर दिया। भाई बलून का मैं क्या करूंगी, डायमीटर का मैं क्या करूंगी? तो देखो बलून तो वैसे अलग अलग शेप्स के होते हैं, बट कृपया करके आप यही मान के चलिए, अगर शेप स्पेसिफाई नहीं की गई है तो शेप आप लोगों की स्फेरिकल होगी। ठीक है, अगर शेप स्पेसिफाई नहीं की गई है तो शेप आपकी बलून की स्फेरिकल होगी। तो तुम्हें तो पता ही है वॉल्यूम ऑफ स्पीयर क्या होता है, 10th क्लास तक तो कूट कूट के पढ़ाई है सब। 4/3 कितना? πr3।
तो एक्चुअली आपको डायरेक्टली वॉल्यूम ना देकर उसने क्या दे दिया है, डायमीटर दे दिया है। तो डायमीटर क्या होता है आप लोगों का, 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। तो सच दैट आप डायमीटर से रेडियस निकाल लोगे, रेडियस से आप वॉल्यूम निकाल लोगे। इस तरीके से आपको कहानी उसने घुमा फिरा के बेसिकली दी है। क्या ये बात पकड़ में आ रही है तुम्हारे? ठीक है। तो आपको इनिशियल डायमीटर यानी कि D1 आपको कितना दिया हुआ है, 1 मीटर। ठीक है, मैं इससे रेडियस भी नहीं निकाल रही हूँ और मैं इससे वॉल्यूम भी नहीं निकाल रही हूँ। तुम चाहो तो निकाल सकते हो, बट मैं बिना उसके कर सकती हूँ। ठीक है, ओके। चलो एक काम करते हैं, एक नॉर्मल स्टूडेंट के अकॉर्डिंग अप्रोच करते हैं कि अगर एक स्टूडेंट होता तो डायमीटर से क्या करता। वो एक डायमीटर से तुरंत क्या निकालता, रेडियस। चलो ये हमने रेडियस निकाल लिया। अगर मैं तुमसे कहूँगी V1 वॉल्यूम निकालो, निकालो भैया वॉल्यूम कितना होगा, 4/3 पाई। डोंट पुट द वैल्यू ऑफ पाई, क्योंकि यूजुअली केशियस स्टेट में जो फॉर्मुलेज होते हैं वो हमेशा तुम देखना, ऑब्जर्व करना, अभी तक जितने भी हमने लॉस पढ़े वो इस टाइप के रहे हैं। आपके रेशियोज आते तो रेशियोज में पाई और पाई क्या हो जाएगा, कट जाएगा। और इवन तुम्हें 10 तक कूट कूट के मार मार के सिखाया गया होगा ना कि एक्चुअली आपको कभी भी वैल्यूज पुट नहीं करनी चाहिए। पहले आप जितना सिंप्लीफाई कर सकते हो आप उतना सिंप्लीफाई करो, फाइनल आंसर में आप वैल्यू पुट करो। ठीक है, अदरवाइज आपका गुड़गोबर हो जाता है। R³ तो 1 का क्यूब तो 1 ही रहेगा, और ये हो जाना है 8, तो ये 4 1 ये 4 2। सो बेसिकली वॉल्यूम कम्स आउट टू बी π/6। देख लेना यार कहीं कोई कैलकुलेशन एरर ना हो गई हो। ठीक है, ओके। अब आगे देखो, आपको सेकेंड वाले सीन में बलून के डायमीटर के बारे में कुछ दिया गया है क्या? हमें तो बलून के डायमीटर के बारे में कुछ दिया ही नहीं है। हाँ, लेकिन एक हिंट दे दी है, बहुत ही प्यारी सी हिंट दे दी है, उसको पढ़ो। प्रेशर एट ईच स्टेट इज प्रोपोर्शनल टू डायमीटर ऑफ द बलून। यानी कि वो ये कहना चाहता है कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, डायमीटर। ये आपको हिंट इस क्वेश्चन में दी हुई है। ये बहुत बड़ी हम लोगों को कंडीशन इस क्वेश्चन में दी है, बल्कि यही वो कंडीशन है जो बेसिकली हम लोगों को क्या करेगी, पार लगाएगी। क्या बोला है क्वेश्चन में, देखिए, प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू डायमीटर, राइट। यानी कि मैं ये लिख सकती हूँ P1, अच्छा रुको, नॉट P1, क्या मैं ये लिख सकती हूँ कि P/D इक्वल टू सम कांस्टेंट। सो इससे मैं फॉर्मूला बना सकती हूँ। बोलो फॉर्मूला क्या होगा, P1/D1 इक्वल टू P2/D2। याद आया ये फॉर्मूला? ये फॉर्मूला क्या इससे पहले मैंने पढ़ाया है? कभी नहीं पढ़ाया है, लेकिन तुमको हमेशा मैंने कहा है कि फॉर्मूला आपको खुद बनाते आना चाहिए। तो देखो हमने बना लिया। आप कितने फॉर्मूले याद रखोगे, कंडीशंस के अकॉर्डिंग फॉर्मूले थोड़ा याद रखिए, ऐसे कंडीशन तो कुछ भी हो सकती है ना। चलो, तो अभी आपको क्या इनिशियल प्रेशर पता है, बिल्कुल 1 atm। ओके, इनिशियल डायमीटर कितना था आप लोगों का, 1 मीटर। प्रेशर फाइनल 3 atm। सेकेंड डायमीटर वुड बी, बोलो कितना, सेकेंड डायमीटर वुड बी 3। वैसे तो ये डायरेक्टली निकल जाता है क्योंकि प्रेशर और डायमीटर एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थे, बट स्टिल हम लोगों को ऐसे ही कैलकुलेट करके निकालना चाहिए ताकि कहीं कोई कैलकुलेशन का स्कोप ना रह जाए, क्योंकि तुम अभी पपीज हो ना, अभी सीख रहे हो काम करना। अच्छा, अब आ जाते हैं नेक्स्ट। ये D2 का मैं क्या करूंगी, अगर मुझको D2 मिल चुका है कितना, 3 मीटर, इसका मतलब मुझे R2 मिल चुका है, बोलो कितना, 3/2 मीटर। अगर कोई मुझे बोलेगा V2 कितना है, सो आई वुड से 4/3 पाई R³। 3 का क्यूब कितना, 27, और 2 का क्यूब कितना, 8। 3 1 3 9 4 1 4 2। सो वॉल्यूम यहाँ से V2 आपके पास आ जाएगा 9π/2। ये आ गया, ठीक है, ओके। बट इससे मेरे पास मोल्स तो आई नहीं। मोल्स के लिए क्या कहना है आपका, तो देखो पूरे क्वेश्चन में कहीं टेम्परेचर के बारे में कुछ जिक्र नहीं किया गया है, तो ऐसे में आप अज्यूम करके ही आपको चलना पड़ेगा इस क्वेश्चन में कि टेम्परेचर बराबर आपका क्या रहा होगा, कांस्टेंट। क्योंकि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं होता तो कुछ तो टेम्परेचर के बारे में वो बताता ना। तो अगर नहीं दिया है तो आप ये मान के चलेंगे टेम्परेचर कांस्टेंट है। और अगर मान लेते हैं, ऐसा हमने मान लिया कि लेट टेम्परेचर बराबर कांस्टेंट है, तो PV इक्वल्स टू nRT के तहत T कांस्टेंट, R कांस्टेंट, यानी कि PV प्रोपोर्शनल टू N हो जाएगा, यानी कि PV/N आप लोगों का कांस्टेंट हो जाएगा। तो आई कैन राइट डाउन द फॉर्मूला फ्रॉम हियर, P1V1/N1 इक्वल टू P2V2/ में बोलो कितना, N2। अब नाउ जस्ट पुट वैल्यूज। P1 इज 1 atm, इनिशियल वॉल्यूम इज π/6, इनिशियल मोल्स इज 1, P2 इज 3 atm। नाउ अभी V2 कितना आया, 9π/2।
आपको N2 कैलकुलेट करना है। ठीक है, कितना हो जाएगा देखो, 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा, पाई और पाई विल गेट कैंसिल, सो ये बन जाएगा 1/3, ये N2/3 इक्वल टू 9 3 ज़ा 27, सो N2 वुड बिकम हाउ मच, 81। सो यानी कि फाइनल मोल्स जो अभी ये क्या है, दीज आर मोल्स, ठीक है, दीज आर मोल्स एट 3 ATM, यानी कि 3 ATM पे इतने मोल्स होंगे। बट क्या क्वेश्चन में आपसे सही में यही पूछा गया था क्या? जस्ट रीड आउट योर क्वेश्चन, रीड करो। ए पार्ट में क्या पूछा है, नंबर ऑफ मोल्स एडेड, ठीक है, यानी कि आपको वो ये नहीं पूछ रहा है कि अभी आपके पास कितने मोल्स हैं, आपको ये पूछ रहा है कि आपने कितने मोल्स ऐड किए। तो सिंपल सी चीज़ है, नंबर ऑफ मोल्स एडेड इक्वल टू 81, अभी इतने मोल्स है, स्टार्टिंग में 1 थे, सो नंबर ऑफ मोल्स एडेड इक्वल टू हाउ मच, इट वुड बी 80 मोल्स। तो ये आप लोगों के पार्ट ए का आंसर है। ठीक है, किसका आंसर है, पार्ट ए का। अब हम लोग मूव करते हैं पार्ट बी की तरफ। अब देखो पार्ट बी और भी प्यारा है, जस्ट रीड, प्योर मैथमेटिक्स है और कुछ भी नहीं। वो बोल रहा है कि बलून फूट जाएगा, अब ऑब्वियस से ज़्यादा हवा भरोगे तो फूटेगा ही। अगर कब फूटेगा उसने बताया है कि आप प्रेशर को अगर 7 ATM ले गए, ठीक है, मतलब 3 ATM पे नहीं फूटा, 4 पे भी नहीं फूटा, 5 पे भी नहीं फूटा, 6 पे भी नहीं फूटा, बट 7 पे तो पक्का फूट जाएगा। या फिर आप वॉल्यूम को 36 पाई मीटर क्यूब तक ले गए, दोनों चीज़ें दी हुई है कि बलून प्रेशर के टर्म्स में कब फूटेगा उसने ये भी बताया है, बलून वॉल्यूम के टर्म्स में कब फूटेगा उसने ये भी बताया। अब वो ये बोल रहा है कि मुझको तो बलून फोड़ना ही है, तो तुम बोलो फोड़ दो। तो वो तुमसे सवाल पूछता है कि बता भाई मैं कितनी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एयर ऐड करूं ताकि बलून फूट जाए। अब द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एयर ऐड करो, बट किसके रिस्पेक्ट में, मतलब 1 ATM से कितनी हमको एयर ऐड करनी चाहिए, वो ये पूछ रहा है कि अब 3 ATM हो चुका है, अब पता 3 ATM के बाद में और कितने मोल्स ऐड करूं। ये सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है। कल के क्लास में भी मैंने इस टाइप का तुमको एक सवाल दिया था, ठीक है, उसमें लेकिन क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन नहीं किया गया था कि आप लोगों को बेसिकली जो मोल्स हैं वो किसके रिस्पेक्ट में निकालने हैं, इनिशियल कंडीशन के रिस्पेक्ट में कि आफ्टर चेंज वाले के रिस्पेक्ट में। वो जो 1000 केल्विन का एक सवाल था 27 डिग्री सेल्सियस वाला, है ना, तो यहाँ पे देखो उसने बहुत ही अच्छे से बोला है आफ्टर इनिशियल कंडीशंस, यानी कि इनिशियल कंडीशंस के बाद जो नई कंडीशन आई उस नई कंडीशंस के रिस्पेक्ट में भैया बता कि कितने मोल्स तू ऐड करेगा, यानी कि 81 मोल्स तक पहुंच जाने के बाद और कितने मोल्स हमको ऐड करने चाहिए ताकि हमारा बलून क्या हो जाए, फूट जाए। ठीक है, तो क्वेश्चन में किसके रिस्पेक्ट में बोल रहा है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो कंडीशंस क्लियरली मेंशन नहीं होने की वजह से आपकी तकलीफ कई बार बढ़ सकती है। ओके, तो यहाँ पे क्या बोला है, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एयर दैट मस्ट बी एडेड आफ्टर इनिशियल कंडीशंस, मतलब इनिशियल कंडीशंस, ठीक है, उसने ये नहीं बोला है कि आफ्टर इनिशियल कंडीशंस मतलब ये आफ्टर 3 ATM, ये नहीं, उसने कौन सी कंडीशन के रिस्पेक्ट में आपसे ये चीज़ पूछी है, इनिशियल कंडीशंस के रिस्पेक्ट में उसने आपसे पूछी है। अच्छा, कई लोगों को लगेगा मैडम यहाँ पे आफ्टर वर्ड आ गया, इसका मतलब इनिशियल कंडीशंस खत्म होने के बाद, ऐसा नहीं है। मैंने क्या कहा, लैंग्वेज, ठीक है, आपको याद रखना होगा क्योंकि हमको तो इतना एक्सपीरियंस है इस क्वेश्चन को गलत करके आगे बढ़ने का, तुम लोगों को लेकिन अभी सही चीज़ याद रखनी कि गलत कहाँ नहीं करना है। आफ्टर इनिशियल कंडीशंस अगर मेंशन किया गया तो याद रखना वो इनिशियल कंडीशंस के ही रिस्पेक्ट में आपको निकालने को बोल रहा है। ठीक है, क्या करेंगे, बहुत ही सिंपल है, यानी कि ऊपर की पूरी प्रोसेस आपको क्या करनी है, वापस से रिपीट करनी है पार्ट बी के लिए। ठीक है, कर लेते हैं, कोई तकलीफ नहीं है। पार्ट बी के लिए आपको जो वॉल्यूम दिया गया है V2, कितना दिया गया है, 36 पाई। व्हाट इज वॉल्यूम, वॉल्यूम इज 4/3 पाई r क्यूब इक्वल टू 36 पाई। पाई पाई कट गया, 4 1 ज़ा 4 9 ज़ा, r क्यूब की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 27, यानी कि रेडियस बराबर कितना आ गया, 3, आपका R2 आ गया आपको 3। ठीक है, आपको R2 पता चल गया। D2 भी लिख लेती हूँ, D2 कितना होगा, 6। यानी कि आपको अगर कोई ये पूछे आपको P2 पता है तो आप कहोगे हाँ गर्व से 7 ATM पता है। कोई पूछेगा V2 पता है, आप कहोगे हाँ 36 पाई।
कोई पूछेगा R2 पता है, बोलोगे हाँ 3 मीटर। कोई पूछेगा D2 पता है, हाँ कितना है 6। N2 नहीं पता भाई साहब, वही तो निकालना है। क्या आपको प्रेशर पता है P1, इनिशियल कंडीशंस के रिस्पेक्ट में बोला है। V1 पता है, पहले ही निकाल के बैठ चुके हैं हम V1 वॉल्यूम, बस उसको यूज करो। कितना है π/6, ठीक है, कितना है π/6, कहाँ गया, एक मिनट, ये आ जाएगा π/6। अब बाकी तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन चलो फिर भी हमारी आत्म शांति के लिए मैं लिख देती हूँ ये सारी चीज़ें। D1 आपको दिया है 1 मीटर, मोल्स 1 दिए हैं, बोलो कितना आप लोगों को 1। क्या ढूंढना है, मोल्स 2 ढूंढना है। क्या मान के चलेंगे, टेम्परेचर बराबर कांस्टेंट, बोलो क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, P1 V1 अपॉन में N1 इक्वल टू P2 V2 अपॉन में N2। यही फॉर्मूला क्यों यूज कर रहे हैं, ऊपर वाले केस ए में मैं ऑलरेडी समझा चुकी हूँ। कितना हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय π/6 अपॉन में 1 इक्वल्स टू P2 दैट इज 7, वॉल्यूम इज 36 पाई अपॉन में N2। मतलब यहाँ पे बेसिकली मुझे R2 या D2 की ज़रूरत नहीं थी, चलो कोई बात नहीं, पाई और पाई कट गया। और कुछ कट रहा है क्या, हाँ, N2 अपॉन में 6 आ जाएगा इक्वल्स टू 7 मल्टीप्लाई बाय 36। तो N2 यहाँ से कितना हो जाएगा 36 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 7। अच्छा, अब 36 मल्टीप्लाई बाय 6 ये कितना हो जाएगा 216, 6 का क्यूब मल्टीप्लाई बाय 7। अब 216 मल्टीप्लाई बाय आपको बस क्या करना है, 7 से मल्टीप्लाई करना है, 7 6 42, कैरी 1, 7 1 7, 8 9 10 11, 7 8 9। और ये वाली चीज़ आप लोगों के पास कितनी आ जाएगी, एक मिनट कैलकुलेशन कर लेते हो, क्योंकि फालतू की एरर हो जाएगी, वो बेटर नहीं रहेगा। 2 मिनट, कितना है 36 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय कितना आप लोगों का 7, 1512। इतने मोल्स आप लोगों को मिलेंगे, इतने मोल्स आप लोगों को फाइनली मिले, फाइनली, ठीक है। इतने मोल्स आपने ऐड नहीं किए अभी, है ना। उसने क्वेश्चन में क्या पूछा है, हाउ मेनी मोल्स शुड बी एडेड, तो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। ये जो आप लोगों को मिल रहा है, ये क्या मिल रहा है कि इतने मोल्स फाइनली हमारे पास हैं, ठीक है। हम लोगों को क्या मिल रहा है कि इतने मोल्स हमारे पास हैं। एक मिनट, कहीं कोई एरर तो नहीं हो गई, नहीं, ठीक है, ठीक है। तो इतने मोल्स हम लोगों को फाइनली मिल रहे हैं। तो अगर कोई तुमसे पूछेगा कि मोल्स एडेड कितना है ताकि बलून फट जाए, तो 1511, ठीक है, ये आपका आंसर है, बस खत्म, ठीक है। तो बस यही सारी सिचुएशन थी। कितना आसान सवाल था, कुछ भी कठिन था क्या, नहीं। क्या ये मेंस में आने लायक सवाल है, बिल्कुल आने लायक सवाल है। इसमें ऐसा दिखने में बड़ा है बट है एग्जैक्टली ये बड़ा नहीं। और ये बर्स्ट वाली टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, ये पूछे जाते हैं, ठीक है, यूजुअली पूछे जाते हैं। एक आखिरी सवाल, उसके बाद हम इस चीज को ओवर करेंगे। एक स्पेरिकल ग्लास बल्ब आपको दिया हुआ है, ओके, जिसका रेडियस दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर, कंटेन अ कंसेंट्रिक रबर बलून। अरे बाप रे, ये कंसेंट्रिक सर्कल का मतलब सवाल है, ठीक है। डायग्राम बना लेते हैं। एक स्पेरिकल ग्लास बल्ब है, मान लेते हैं ये मेरा स्पेरिकल ग्लास बल्ब है, लेट्स से, ठीक है। ये क्या है, स्पेरिकल ग्लास बल्ब। इसका रेडियस आपको दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर, ठीक है, सॉरी 100 सेंटीमीटर। इसके अंदर एक और कंसेंट्रिक रबर बलून है। अब कैसा दिखता होगा वो इमेजिन मुझे नहीं करना है, और ना तुम भी मत करो, चुपचाप उसका टॉप व्यू बना लो। ये एक रबर बलून है। इस रबर बलून के अंदर में यहाँ पर आप लोगों को नाइट्रोजन गैस भरी हुई है, ठीक है। एंड रिमेनिंग स्पेस कंटेन 50 ग्राम ऑफ H2। अब रिमेनिंग स्पेस किसको कहोगे, ऑब्वियसली ये आप लोगों की रिमेनिंग स्पेस है ना। हम लोग मैथ्स में कैसे सवाल करते थे कि एक गार्डन होता था, गार्डन के आजू बाजू सर्कुलर रोड बनाते थे, तो जो बताओ विड्थ कितनी है, तो बेसिकली रिमेनिंग स्पेस का मतलब यहाँ पे क्या बोल रहा है, वो विड्थ ही बोल रहा है। तो विड्थ में आपने क्या करके रखा है, 50 ग्राम H2 गैस भर के रखी है, ठीक है। इन द गिवन कंडीशन रेडियस ऑफ रबर बलून वॉज 40 सेंटीमीटर। अच्छा, यानी कि अभी फिलहाल रेडियस का जो ये बलून है, ये बलून का जो रेडियस है ये कितना है 40 सेंटीमीटर, ठीक है। और जो स्पेरिकल ग्लास बल्ब है उसका रेडियस कितना है, उसका रेडियस बोलो कितना है, वो रेडियस है आपका 100, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाला डिस्टेंस है आपका 100। कोई पूछेगा ये विड्थ कितनी है, सो विड्थ विल बी 60 सेंटीमीटर।
कोई केमिस्ट्री नहीं कर रहे हैं हम लोग, मैथ्स कर रहे हैं, मैथ्स। अब बोल रहा है कि उसकी सील तोड़ दी गई। अच्छा, यानी कि अब वो ओपन हो चुका है, ठीक है ना। सील क्या हो गई है, तोड़ दी गई है, इसका मतलब अब वो ओपन हो चुका है। ध्यान से एक एक वर्ड समझा करो। सील तोड़ दी गई, ढक्कन खोल दिया गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इट मीन्स दैट कि ओपन वेसल की बात की जा रही है। और अगर ओपन वेसल की बात की जा रही है, इसका मतलब प्रेशर बराबर क्या रहा होगा, कांस्टेंट। ये तो आपको ध्यान आ ही जाना चाहिए। जब अगर आप सील तोड़ दोगे तो बोल रहा है कि 26 ग्राम की H2 वॉज फर्दर एडेड। अब वो ऐड कैसे हुई मुझे नहीं पता। अब तुम में से कुछ लोगों का ये डाउट हो सकता है कि मैडम अगर उसका सील तोड़ दिया है तो फिर तो गैस को बाहर भाग जाना चाहिए, गैस अंदर कैसे चली गई। मेरे को इसका दिमाग नहीं लगाना है। क्वेश्चन में जैसा बोला गया है चुपचाप कंडीशन वैसी बना लो। एक्चुअली प्रैक्टिकली क्या हो रहा है वो मैं क्या बताऊं तुम्हें, मुझे क्या पता कि प्रैक्टिकली गैस अंदर कैसे घुसी होगी, है ना। वो मेरा कंसर्न भी नहीं है जानना। तो क्या बोल रहा है कि प्रैक्टिकली ऐसा करने पे 26 ग्राम की H2 और चली गई, यानी कि नाउ आपके पास सिर्फ 50 ग्राम की H2 वहां पे नहीं है, 50 में आप 26 ऐड कर दो, ठीक है। कितना हो जाएगा, दैट वुड बी 76, यानी कि टोटल यहाँ लिख देती हूँ मैं, 20 ग्राम की H2 और हो गई, यानी कि आपके पास, एक मिनट, 50 ग्राम था और 26 और गया ना, हाँ, तो ये हो जाएगा 76 ग्राम की H2। अब अगर H2 की क्वांटिटी बड़ी है तो ये बात तो ऑब्वियस है कि N2 को एक प्रेशर फील हो रहा होगा अंदर की तरफ, है ना, क्योंकि स्पेस तो देखो लिमिटेड है, बराबर। अब वो ऐसा तो नहीं है कि कंप्रेसिबल है, क्योंकि ग्लास बल्ब बोला है। ग्लास मतलब उसका जो वॉल्यूम है सो है, उसकी जो रेडियस है वो 100 सेंटीमीटर का है, मतलब वो है ना। चाहे आप उसको और H2 लाओ कि H2 निकालो या जो भी करो, 100 सेंटीमीटर का उसका रेडियस है तो 100 सेंटीमीटर का ही रेडियस रहेगा। बलून थोड़ी ना एक जो एक्सपैंड हो जाएगा नई गैस के आने की वजह से, बल्कि अंदर की तरफ जो रबर बलून था वो रबर बलून पे प्रेशर लगेगा और अब आपका रबर बलून कंप्रेस हो जाएगा और अब आपका रबर बलून क्या रहेगा, 40 सेंटीमीटर का नहीं रहेगा, ठीक है। अब आपका रबर बलून 40 का नहीं रहेगा, ये तो ऑब्वियस है। 40 से कम का होगा, ये जो भी होगा मुझे नहीं पता कितने का है, 8 सेंटीमीटर मान लेती हूँ मैं इसको, लेकिन जो भी रहेगा 40 से कम रहेगा। मतलब जो भी रेडियस होगा नए वाले बलून का वो 40 से कम होगा। ये मैंने बिना क्वेश्चन को सॉल्व किए पहले ही प्रिडिक्ट कर दिया, ठीक है। लेस रहेगा, मैं यूजुअली ये साइन में बहुत कंफ्यूज हो जाती हूँ, इसलिए मैं ऐसा लिख देती हूँ कि नया वाला क्या रहेगा, लेस रहेगा, ठीक है। लेस क्यों रहेगा, क्योंकि उसको दबाव फील हो रहा है ना, तो सिकुड़ेगा, कंप्रेस होगा, तो 40 से कम होगा। अगर मान लेते हैं ये एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन आपको पेपर में दिया जाता तो आपको एक ऐसे ऑप्शन को ढूंढना होता जहां पे आंसर 40 सेंटीमीटर से कम वाला दिया होता, ठीक है। तो ऐसे में क्या होता है कि एक ऑप्शन हो सकता है 40 सेंटीमीटर देता तो आप उसको कैंसिल आउट कर देते, एक ऑप्शन हो सकता है 40 से ज्यादा वाला देता, आप उसको रूल आउट कर देते, है ना। लेकिन 2 ऑप्शन ऐसे होते जो 40 से कम होते, तो कम से कम इतना तो तुम्हारा हुआ ना कि ABCD में से 2 ऑप्शन हट गए। 2 ही ऑप्शन में आपको क्या करना है, आंसर लॉक करना है, लाइक KBC। वहां पे भी तो होता है कि 2 गलत आंसर हटा दिया जाता है और 2 बचता है, उन्हीं में से कोई एक होता है। लाइक वैसी आपको लाइफलाइन मिल जाती है काफी हद तक। एक मिनट, और अगर मान लेते हैं तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी रही तो चारों ही ऑप्शंस लेस देन, मतलब एक ही ऑप्शन उसमें से लेस देन 40 वाला होगा और बिना सॉल्व किए क्वेश्चन में आंसर मार्किंग हो जाती है। कई बार पता है ऐसे सवाल ऑलरेडी JEE में आ चुके हैं जिसमें आप लोगों को सॉल्व तक करने की जरूरत नहीं होती है, थोड़ा सा भेजा कॉमन सेंस से ही आंसर आ जाता है। कई बार ऐसे सवाल आ चुके हैं, तो वो डिपेंड करता है कि तुम्हारी किस्मत और डिपेंड करता है कि उस वक्त तुम इस तरीके के जायंट सवाल से बच के बाहर आ पा रहे हो कि नहीं, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि टेम्परेचर को आपको कांस्टेंट मानना है और मैं पहले ही बता चुकी हूँ अगर टेम्परेचर के बारे में कोई हिंट नहीं है तो आप कांस्टेंट मान के चलिए। अब आपको ये एक और बात समझनी होगी कि जो 60 सेंटीमीटर आप यहाँ लिखते थे कि वो विड्थ 60 सेंटीमीटर है, तो विड्थ अब 60 नहीं होगी, कितनी होगी वो विड्थ आप लोगों की, वो विड्थ होगी 100 माइनस R, है ना। ये मैथ्स कर रहे हैं हम लोग, ये वाली सिचुएशन हम क्या कर रहे हैं, हम लोग मैथमेटिक्स कर रहे हैं, केमिस्ट्री तो हम लोग कर ही नहीं रहे हैं। अब आपको पूछा जा रहा है कि बताइए नया वाला बलून का रेडियस कितना होगा, यानी कि क्वेश्चन में बेसिकली आप लोगों से क्या पूछ रहा है, वो R पूछ रहा है। सबसे पहले इस क्वेश्चन में टेम्परेचर बराबर आपको कांस्टेंट मानने को बोला गया है,
क्योंकि उसको ओपन कर दिया गया है, इसका मतलब प्रेशर बराबर कांस्टेंट है। बाद में उसको अगेन सील कर दिया तो वो अलग चीज़ है, लेकिन प्रेशर बराबर कांस्टेंट भी है। अगर दोनों ही सिचुएशन कांस्टेंट हो जाएंगी तो आप लोगों का जो वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोल्स के, यानी कि फॉर्मूला बनेगा V1 अपॉन N1 इक्वल्स टू V2 अपॉन में बोलो कितना N2, ये फॉर्मूला बन जाएगा। व्हाट अबाउट वॉल्यूम, अब आप वॉल्यूम क्या लोगे। अब बात सबसे इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग यहाँ पे ये आती है कि वॉल्यूम क्या लिया जाएगा। तो जिन लोगों के लिए मैथ्स में थोड़ी सी भी अच्छी खासी कमांड है ना, उन लोगों के लिए बातचीत करते हैं। तो आप लोगों को बेसिकली वॉल्यूम लेना है। अब वॉल्यूम किस चीज़ का लें, सबसे ज़रूरी बात यहाँ पे V1 V2 N2 आप ये जो बोल रहे हो ये क्या है, क्या ये चीज़ मतलब किसके लिए है, ये चीज़ इस पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए है, और इस पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए भी V1 अपॉन N1 और V2 अपॉन N2 लगाया जाएगा। मतलब दोनों को मिला के V1 अपॉन N1 और V2 अपॉन N2 नहीं लगा रहे, क्यों, क्योंकि दोनों को मिला के तब लगाते जब आपका वो कंटेनर ओपन रहता हमेशा के लिए, उसको तो वापस सील कर दिया ना, तो फिर यानी कि जब वो इसके लिए V1 अपॉन N1 और उसके लिए V1 अपॉन N1 वाली कंडीशन दोनों के लिए अलग, ठीक है। अच्छा, V1 मतलब कौन, लेट से V1 मतलब हाइड्रोजन गैस, N1 मतलब हाइड्रोजन गैस, V2 मतलब बोलो कौन, मान लो N2 गैस, और N2 मतलब बोलो कौन, N2 गैस। आपको हाइड्रोजन का वॉल्यूम चाहिए। हाइड्रोजन कहाँ पर है, हाइड्रोजन इस शेडेड जगह पर है। क्या आपने 10th क्लास में इस पर्टिकुलर चीज़ का वॉल्यूम निकालना सीखा था, हाँ सीखा था, ओके। कौन सी शेप बोली है, स्फेरिकल शेप बोली है। तो मैं डायरेक्ट बता रही हूँ, समझा नहीं रही हूँ, क्योंकि मैं ऐसी उम्मीद करती हूँ कि 10वीं कक्षा पढ़कर आए हो। तो वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन क्या हो जाएगा आप लोगों का, 4/3 पाई R क्यूब, यानी कि 100 का क्यूब माइनस छोटा वाला कितना था आपका 40, तो ये हो गया 40 का क्यूब, अपॉन में मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कितने दिए हैं, 50 ग्राम की H2 यानी कि 25 मोल्स, 50 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन। तो वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन बोलो क्या हो जाएगी, वो तो बीच का पार्ट है ना। नाइट्रोजन कहाँ भरी हुई है, नाइट्रोजन इस जगह पे भरी हुई है, तो इस जगह का वॉल्यूम निकालने के लिए कुछ माइनस माइनस तो हमें करना है नहीं, तो ये तो सिंपल है, क्या 4/3 पाई R क्यूब, यानी कि बोलो कितना 40 का क्यूब, अपॉन में उसके मोल्स। इन्हीं पहले कितनी थी आपके पास नाइट्रोजन गैस, पता नहीं कितनी थी, दिया नहीं है उसने, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग मोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस निकाल लेंगे कि कितनी नाइट्रोजन गैस पहले इनिशियली आप लोगों के पास थी, ओके, ये हम निकाल लेंगे, ठीक है। देखो क्या क्या कटता है, ये और ये तो आपका कट गया। अच्छा, और यहाँ से 100 का क्यूब माइनस 40 का क्यूब आएगा। चाहो तो A क्यूब माइनस B क्यूब भी लगा सकते हो, बट कौन लगाए वो सब झंझट। 1 2 3 4 5 6, ये हो जाएगा 6। 40 का क्यूब, 4 का क्यूब होता है 64, और पीछे लगा दिए 3 जीरोस, यानी कि बेसिकली आप लोगों के पास कितना पैसा है, आपके पास 10 लाख रुपए है। 10 लाख में से आपको कितना माइनस करने को कहा जा रहा है, 64,000 माइनस करने को कहा जा रहा है। इट मीन्स दैट कि आप लोगों के पास जो चीज़ बचेगी वो 9 लाख समथिंग कुछ बचेगा। अच्छा, और इक्वल टू में इस तरफ क्या आएगा, 25 मल्टीप्लाई बाय 40 का क्यूब, ठीक है, ओके। तो एक पे और करना पड़ेगा, रुको पहले कर लेते हैं। तो ये कितना हो गया, 9,36,000 और ये 10 की पावर 3 अपॉन में, अच्छा यहाँ पर मोल्स ऑफ N2 है आपका इनिशियली, ठीक है, और इक्वल टू में 25 मल्टीप्लाई बाय 40 का क्यूब। तो इसको अगर आपको मोल्स ऑफ N2 निकालना है इनिशियली, तो ये हो जाएगा 25 मल्टीप्लाई बाय 64 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 अपॉन में 936 इंटू 10 की पावर 3। ये तो देखो कट गया। 25 इंटू आपको क्या करना पड़ेगा, 64, तो 25 इंटू 6 कितना हो जाता है, 150, और 25 इंटू 4 हो जाता है आपका 100। तो आंसर वुड बी 1600 अपॉन में 936। 936 का डबल होता है 1800, तो आपका न्यूमरेटर 1600 है, यानी कि आंसर 1 पॉइंट में समथिंग आएगा, ठीक है। 1 पॉइंट कितना आएगा, 936 इंटू 5 आपका तो बड़ा होता है उससे, तो 1.6 के अप्रॉक्स मान लेते हैं आंसर आता है आपका, ठीक है। मोल्स ऑफ N2 एक्चुअल वैल्यू कितनी होती है तुम चाहो तो निकाल लो, या फिर मैंने जैसा राउंड ऑफ रखा है तुम रख सकते हो,
ठीक है, ये होता है। चलो निकाल लेते हैं एक्चुअल वैल्यू, 2 मिनट तो लगेगा कैलसी से निकालने में। 1600 डिवाइडेड बाय 936, आंसर आता है 1.709, कि जिसको मैं लिख सकती हूँ 1 डेसिमल प्लेस तक 1.7। इतने मोल्स मेरे पास किसके थे, आपके इनिशियली जो वहाँ पे नाइट्रोजन गैस भरी हुई थी उसके थे। ठीक है, यही सेम कंडीशंस हम लोग लगा लेते हैं। किसके लिए लगा लेते हैं, आप लोगों के सेकंड वाले के लिए, सेकंड वाले यानी कि इसके लिए। अब मैडम अगर आपको सेकंड में ही कंडीशन लगानी थी तो आपने पहले 1.7 निकाला क्यों? वो इसीलिए निकाला क्योंकि जो मोल्स नाइट्रोजन के यहाँ थे वही मोल्स नाइट्रोजन के यहाँ भी हैं, है ना। नाइट्रोजन इज फिक्स्ड, उसको थोड़ी ना ऐड किया गया है, तो इसीलिए आपको पता होना चाहिए ना कि इनिशियल नाइट्रोजन आपके पास कितनी थी। ठीक है, फॉर सेकेंड सिचुएशन, अगर मैं सेकेंड सिचुएशन के लिए ये लगाऊं तो क्या बनेगा फॉर्मूला, वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन अपॉन में मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ N2 अपॉन में मोल्स ऑफ N2। वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन कितना होगा, 4/3 पाई, ये तो आ गया। टोटल रेडियस तो देखो चेंज होने से रहा, तो 100 का क्यूब, लेकिन अब आप लोगों का जो था रेडियस बीच वाला वो तो चेंज हो गया है, यानी कि R³ अपॉन में मोल्स ऑफ हाइड्रोजन अब कितने हैं, 76 ग्राम आपके पास हाइड्रोजन है। 76 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा, 38, यानी कि नाउ यू हैव 38 मोल्स बराबर 76 ग्राम डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 38 मोल्स। नाइट्रोजन का वॉल्यूम 4/3 पाई, आर तो भैया इस बार पता नहीं है, इनिशियल मोल्स 1.7 है। ठीक है, ओके, ये देखो पूरा का पूरा कट गया। अब अगर मैं चाहूं तो मैं इस क्वेश्चन को काफी हद तक राउंड ऑफ में कर सकती हूँ। जैसे हम जानते हैं 17 2 34 होता है, तो ये 38 है, मतलब आंसर आएगा 2 पॉइंट समथिंग, बट नहीं करते हैं हम लोग, नॉर्मल इंसानों के जैसे को सॉल्व करते हैं। ठीक है, फालतू वो गंदगी कैलकुलेशन में नहीं मचाते। कितना हो जाएगा, 1.7 100 का क्यूब माइनस R³ इक्वल टू आपका 38 R³। ओपन करो ब्रैकेट, कितना हो जाना है, 1000 का क्यूब यानी कि 1.7 इंटू 10 की पावर कितना 6, ये हो जाएगा 1.7 R³ इक्वल टू 38 R³। इसको क्या लिखा जा सकता है, 1.7 इंटू 10 की पावर 6 इक्वल टू 38 प्लस 1.7 यानी कि 39.7 R³। तो यहाँ से R³ कितना आ जाएगा, 1.7 अपॉन में 39.7 इंटू 10 की पावर 6 इक्वल्स टू R³। पॉइंट कट गया। ठीक है, तो अगर कोई पूछेगा R कितना है तो मैं क्या कहूंगी, 10 की पावर 2, 10 की पावर 6 का जो क्यूब रूट होगा वो तो 10 की पावर 2 ही होगा। एग्री कि 10 की पावर 2 होगा। अब मुझे क्यूब रूट कैलकुलेट करना है 17 अपॉन किसका, 397 का। अब देखो हो सकता है कि ये वाली जो इंफॉर्मेशन है तुम लोगों को मे बी पेपर में दिया जाए कि क्यूब रूट ऑफ 17 कितना होता है या फिर क्यूब रूट ऑफ 397 कितना होता है, ऐसी इंफॉर्मेशन आपको दी जाए। बट मान के चलो कि ये इंफॉर्मेशन नहीं दी जाएगी या आपको एक्सपेक्ट किया जाएगा कि आप इसको सॉल्व करें, तो पहले तो डेसिमल में आप निकाल लीजिए कि 17/397 होता कितना है, वो होता है 0.04282, इतना होता है। अब मुझे इसका क्यूब रूट निकालना है, तो देखो जैसे आप लोग वो जो मेथड होती थी ना जो आपने 6वीं 7वीं में पढ़ी होगी, स्क्वायर रूट निकालने के लिए ग्रुपिंग करते हैं, 2-2 के पेयर्स बनाते हैं, बस वही सेम मेथड का यूज करना। बट फर्क इतना रखना कि इस बार पेयर कितनों का बनना चाहिए, 3 का, क्योंकि क्यूब रूट बोले हैं ना इसीलिए 3 का पेयर। तो पीछे से पेयर बनाना शुरू करो, ये इस तरीके, सॉरी एक मिनट, ये है, ये आपने पेयर बना लिया। अब आपको बस जैसा आप करते हो वैसे ही करना है। तो वो पेयर जैसा आप स्क्वायर रूट निकालते हैं सेम उसी तरीके से आप यहाँ पर इसको भी निकालो और इसके आंसर को फिर रिपोर्ट करो कि कितना आता है। ठीक है, अच्छा अब जैसे मान लेते हैं तुम्हारे जगह अगर मैं होती और मुझे ये क्वेश्चन सॉल्व करना रहता तो मैं तो देखो इसमें जुगाड़ जमाती। कैसी, देखो कैसे करते, एक पे ऐड कर लेते, गंदगी नहीं मचाते। 10 की पावर 2 ऑलरेडी बाहर है। ठीक है, ये इतने लंबे लंबे डेसिमल एक्सप्रेशन लिखने से बेटर है मैं इसको लिखती हूँ 0.042, सिर्फ इतना। ऐसा मैंने ऐसा क्यों किया, देखो क्या इस चीज को ऐसा लिखा जा सकता है
42 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3 बिल्कुल लिखा जा सकता है। क्या 10 की पावर -3 को क्यूब रूट के बाहर ला सकते हैं? बिल्कुल ला सकते हैं। कितना हो जाएगा? 10 की पावर -1। इनडायरेक्टली मुझे अब सिर्फ और सिर्फ 42 का क्यूब रूट निकालना है। क्या ये बात समझ में आ रही है? हाँ, तो ये सामने कितना हो गया? 10। अब बताओ 2 का क्यूब कितना होता है? 8। 3 का क्यूब 27। 4 का क्यूब 64। इसका मतलब ये जो भी आंसर है ये 3 और 4 के बीच का आंसर है। ठीक है, किसके बीच का आंसर है? 3 और 4 के बीच का आंसर आएगा 42। एक काम करते हैं, थोड़ा और प्रिसाइज अगर आपको करना है, आप एक काम करो, 3.5 का क्यूब कितना होता है आप वो भी कैलकुलेट कर लो, है ना। वो आपको ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग देगा कि हमारा जो क्यूब रूट है वो किस रेंज में लाई कर रहा है। तो 3.5 का क्यूब रूट निकाल लिया, यह आता है 42.875। अब देखो आपको चाहिए 42 और 3.5 का क्यूब कितना आ रहा है? 42.8। इसका मतलब आपका जो भी नंबर है, यानी कि क्यूब रूट ऑफ जो 48 है, बेसिकली इसकी रेंज क्या है? इसकी रेंज क्या है? ये 3 क्यूब से लेकर 3.5 के क्यूब के बीच में लाई कर रहा है। अब इतने तो हम गधे हैं नहीं कि 3 का क्यूब बोल देंगे, क्योंकि 3 का क्यूब तो ऑलरेडी 27 होता है। 3.5 का क्यूब ऑलरेडी निकाल चुके हो, तो 3 से लेकर 3.5 के बीच में बहुत सारे नंबर्स आते हैं। तुम बोलोगे नहीं मैडम से 3 ही नंबर आते हैं, 3.1, 3.2, 3.3। ऐसा थोड़ी ना होता है। 3.11, 3.32 कुछ भी तो हो सकता है। ऊपर से मैंने राउंड ऑफ भी कर लिया है, बट मेरे को एक गेसिंग मिल गई है कि हाँ इसका जो भी आंसर आएगा वो इनके बीच में आएगा। तो मैं एक काम करती हूँ, थोड़ा सा और मेहनत कर लेती हूँ। मैं एक काम कर लेते हैं, 3.3 का क्यूब निकाल के देख लेते हैं। ठीक है, किसका क्यूब निकाल के देख लो? एक बार 3.3 का क्यूब निकाल के देख लो, ताकि आपको और प्रिसाइसली पता चल जाए कि आपका आंसर कहाँ आने वाला है। अदरवाइज ये क्वेश्चन अगर मुझे पेपर में अटेम्प्ट करना होता तो मैं ये सब नौटंकी नहीं करती। 3.3 का क्यूब जब मैंने निकाला तो वो 35 आता है। 35 तो काफ़ी छोटा नंबर हो गया यार, काफ़ी छोटा नंबर हो गया इसका। अच्छा एक काम करो, 34 का निकाल के देख लो। तो 34 का अगर मैं क्यूब निकालती हूँ तो वो 39.3 आता है। इसका मतलब ये 3.5 का क्यूब हो नहीं सकता, क्योंकि बड़ा नंबर मिल रहा है ना, 42.8 मिल रहा है। और 33.4 का क्यूब हो नहीं सकता, क्योंकि 39.3 छोटा नंबर मिल रहा है। इसका मतलब ये ज़रूर सेकेंड डेसिमल प्लेस तक का होगा। अब इतनी ज़्यादा हम मैथमेटिक्स नहीं करते, उसको लिख दो, 3.45 लिख दो। लो चलो राउंड ऑफ करके कुछ भी लिख दो, मुझे नहीं पता एग्जैक्ट आंसर क्या है इसका, और कौन निकालेगा यार क्यूब रूट। तो इसका अप्रॉक्स आंसर हम लिख देते हैं 34.45 सेंटीमीटर। देख लेना यूनिट सेंटीमीटर थी कि मीटर, मुझे आइडिया नहीं है। ठीक है, ये इसका आंसर है। तो इस तरीके से आप लोगों को कैसा है, थोड़ा अप्रॉक्सीमेशन का गेम खेलना होता है। एंड मुझे नहीं लगता कि इस टाइप का सवाल आपको पेपर वगैरह में दिया जाएगा, क्योंकि बहुत लेंदी है और क्यूब रूट वगैरह निकालना मतलब काफ़ी हेक्टिक काम हो जाता है। हाँ, लेकिन ये सवाल इस तरीके से ज़रूर पूछा जा सकता था कि इनिशियल मोल्स N2 के कितने हैं। कम से कम पहली कंडीशन को यूज़ करके हम 1.7 तक तो पहुंच जाते। एक स्टूडेंट यहाँ पे बस एक ही चीज़ की गलती कर सकता है, वो भी वो करेगा जिसका मैथ स्ट्रांग नहीं है, वो ये वाला। इस चीज़ को मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ कि ये कहाँ से आया है, ये इतना आपका मैथ्स होना चाहिए स्ट्रांग, कम से कम 10th पढ़ के आए हो तो। ठीक है, बस इसको फिर अभी यहाँ पे ओवर करते हैं। हमारा डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर वाला टॉपिक यहाँ पे अभी हम क्लोज करते हैं। सवालों की तो देखो कोई लिमिट नहीं है, सवाल तो और भी बनाए जा सकते हैं, बट कहीं ना कहीं तो हमें रोकना पड़ेगा ना उसको। तो यहाँ पे अभी इसको रोक देते हैं। अभी हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा रिलेटिव ह्यूमिडिटी, हम ये पढ़ेंगे, और एक्वस टेंशन। ये 2 छोटे छोटे टॉपिक्स पढ़ेंगे कल की क्लास में, ज्यादा कुछ बड़ा नहीं, 2 छोटे टॉपिक्स। और इन 2 छोटे टॉपिक्स से खाली कोई न्यूमेरिकल किया तो किया। ये उतने ज्यादा फेमस टॉपिक्स नहीं है, बट यत लोग इन्हें नेग्लेक्ट कर देते हैं। और कई बार मान लेते हैं तुम्हारी फुटी किस्मत रही और तुम्हें इसी टॉपिक से सवाल आ गया, फिर क्या करोगे। इसीलिए हम रिलेटिव ह्यूमिडिटी और एक्वस टेंशन ये दोनों टॉपिक कल कवर करेंगे। जैसे ही ये दोनों टॉपिक कवर हो जाते हैं, उसके बाद हमारा फेवरेट सब्जेक्ट आएगा, मतलब फेवरेट टॉपिक आएगा, जिसको हम कहते हैं ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन इफ्यूजन। बहुत ही प्यारा टॉपिक है और इसके न्यूमेरिकल्स तो बहुत ही बढ़िया रहता है, खतरनाक, बहुत ही अच्छे। ज़्यादा सॉल्व वॉल्व कुछ करना पड़ता नहीं है, फट 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 रेशो लो, काटो पीटो, आंसर बताओ, 5 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स, इस तरीके से बहुत सिंपल टॉपिक होता है। ठीक है, हाँ, लेकिन ग्राम लॉ ऑफ इफ्यूजन डिफ्यूजन से
जो स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स आते हैं वो थोड़े गंदे रहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन इज करेक्ट इनकरेक्ट, इस टाइप के। ठीक है, ओके। तो फिलहाल इसे ओवर करते हैं, कल हम लोग नेक्स्ट 2 टॉपिक्स रिलेटेड ह्यूमिडिटी और एक्वस टेंशन पढ़ेंगे।